दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट 1.0 में। इस वीडियो में ये जो वीडियो आप लोगों को दिख रही है, ये अपने आप में एक रामबाण होने जा रहा है। जो बच्चे ALP CBT 2 की एग्ज़ाम देने जा रही है उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ALP1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, ALP CBT 2 की एग्ज़ाम डेट कब तक रह सकती है, और बहुत सारे बात करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रेड के बारे में कि ट्रेड का कौन कौन सा सिलेबस हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रेड में आप लोगों को 75 नंबर की तैयारी नहीं करनी है, आपको करनी है मात्र 50 नंबर की तैयारी। उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपका कौन कौन सा चैप्टर 50 नंबर कंप्लीट कराएगा। और हम बात करेंगे कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का कितने चैप्टर्स उसमें है, उसका कितना वेटेज रहेगा, कौन सा चैप्टर का, सारी चीज़ें ALP CBT 2 के रिलेटेड सारी चीज़ें, ALP CBT 2 की कट ऑफ क्या रहेगी, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिएगा, तभी ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट 1.0 में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं RRB ALP CBT 2 का पूरा डिटेल, उसकी स्ट्रेटेजिक वीडियो यही है हमारे लिए कि आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को किस तरह से पढ़ेंगे, आप ALP CBT 2 के ट्रेड को किस तरह से पढ़ेंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रीशियन के ऐसे चैप्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपको कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ALP CBT 2 की कट ऑफ क्या रहेगी, ALP CBT 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, ALP CBT 1 के रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, और इसी तरह से ALP CBT 2 का एग्जाम डेट कब तक हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट 1.0 में। आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ALP CBT 2 स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड फुल रोड मैप। यानी कि ये वीडियो अगर आप लोगों ने देखा तो इससे बाहर आप लोगों का कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे फॉलो करें, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि मास्टरिंग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मास्टरी हासिल कराएगी आपको ये वाली वीडियो। तो बिना देखे जाए नहीं, पूरा वीडियो देखें। उसके बाद अगर आप CBT 2 देने वाले हैं, आपका मार्क्स अच्छा खासा आ रहा है, आप CBT 2 दीजिएगा, तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है। तो भाई प्लीज़ पूरा वीडियो देख के जाओ, आप लोगों के लिए ही फायदा होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर हम लोग चलते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कौन कौन सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो तो हम बात करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें होती है। जैसे कि अगर हम पहले बात करेंगे कि ALP CBT 1 का कट ऑफ कितना रह सकता है, ALP CBT 1 का कट ऑफ हमारा कितना रह सकता है। तो ALP CBT 1 का कट ऑफ अगर आप लोग देखो तो UN यानी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ हमारी हो सकती है वो 45 से लेके 50 के लगभग हो सकती है। कोई कोई जोन में कम भी जा सकता है, किसी जोन में 50 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो 90% जोन में जाएगा वो 45 से 50 के बीच में जाएगा। और उसी में अगर OBC, EWS या फिर और सभी की बात करें तो 42 से 50 के बीच में उनका कट ऑफ रहने वाला है। 42 से 50 बहुत ज़्यादा होता है। 50 आप ना भी बोले तो आप इसे बोल सकते हैं कि 42 से 48 के लगभग में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 42 से 48 के लगभग आपका कट ऑफ OBC का जाएगा। SC ST की अगर हम बात करते हैं तो SC ST का कट ऑफ 40 प्लस ही रहेगा, मेरे ख्याल से 40 प्लस रहेगा। कुछ कुछ शिफ्ट में 40 प्लस से कम भी जा सकती है कट ऑफ। तो अगर आप एक एस्टिमेट लेके चलो तो अगर अनरिजर्व से आप बिलोंग कर रहे हो और आपका मार्क्स अगर 45 से 50 के बीच में आ रहा है, तो आप चुपचाप CBT 2 की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपका रिजल्ट CBT 1 हो चुका है। क्योंकि CBT 1 आप लोगों को मालूम है क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपको आगे कुछ नहीं करना है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है, तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो इसलिए आप इसकी तैयारी में अगर आपके 45 से 50 के बीच में आ रहे हैं तो आप चुपचाप CBT 2 की तैयारी में लग जाओ। और OBC वाले भाई जिनका 42 से 48 के बीच में आ रहा है वो चुपचाप से CBT 2 की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपका CBT 1 हो जाएगा। SC ST जिनका 40 प्लस आ रहा है वो तो 100% लग जाओ CBT 2 की तैयारी में, क्योंकि ये मौका आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। इस बार आपकी वैकेंसी है 9,970 वैकेंसी है, 15 गुना रिजल्ट आने वाला है, यानी कि 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख के करीब रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इससे CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। और आज ये हमारा वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से CBT 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो
और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में आपको डाउट है तो सब डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आइए आगे के बारे में बात करते हैं। तो आगे हमारा है ALP CBT 1 का रिजल्ट डेट। ALP CBT 1 का रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है? तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं जो अलग अलग डाटा बता रहे हैं, लेकिन मैं जो डाटा आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लो, उसी के लगभग में रिजल्ट आएगा। तो ALP CBT 1 का रिजल्ट जो है वो कम से भी कम तो अभी क्या चल रहा है, मार्च अप्रैल लास्ट तक, अप्रैल लास्ट, अप्रैल लास्ट बोल लो, या फिर मई के 10 मई, 10 मई से पहले, अप्रैल के लास्ट में या फिर 10 मई से पहले ALP CBT 1 का आंसर की ALP CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा। कब तक आएगा? तो 10 मई से पहले, अप्रैल के लास्ट वीक से 10 मई के बीच में इसका रिजल्ट आ सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इसका रिजल्ट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के आगे अगर हम बात करते हैं तो ALP CBT 2 की एग्जाम डेट क्या रहेगी? तो ALP CBT 2 की एग्जाम डेट आपकी जो रहेगी, ALP CBT 2 की एग्जाम डेट आपको कब तक लग रही है? अगर रिजल्ट आपका 10 मई के लगभग आता है, अगर रिजल्ट आपका 10 मई के लगभग आता है तो ALP CBT 2 का जो एग्जाम डेट होना होना चाहिए वो मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होने की पूरी चांस है। ALP CBT 2 का एग्जाम डेट जो है वो मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होने का चांस है। आप इस वीडियो को पूरा देख लो, ये आप लोगों के लिए पूरा बताएगा कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो बिना देखे नहीं जाना है, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए अगर आपको CBT 2 पे सिलेक्शन चाहिए तो ALP CBT 2 का एग्जाम डेट जो हो सकता है आपका मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम हो सकता है। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि ALP CBT 2 की कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ALP CBT 2 का आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि ALP CBT 2 ही है, 2 में जो पार्ट ए है वही आपका मेरिट डिसाइड करेगा, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि ALP CBT 1 तो बस क्वालिफाइंग मार्क्स का है, इसका मार्क्स आपको ऐड नहीं होगा। इसमें अगर आप 75 में 75 भी ला रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स का है। लेकिन CBT 2 में आप अगर 100 में 100 ला रहे हैं तो उसका बहुत वैल्यू है। अगर आप 100 में 50 ला रहे हैं तो आप तो फिर कट ऑफ के लगभग है ही नहीं। तो इस बार जो कट ऑफ रह सकती है अगली बार के या फिर और बाकी चीज़ों को देखते हुए हम बता रहे हैं, इस बार जो कट ऑफ रह सकती है हमारी, तो CBT 2 के लिए इस बार पार्ट ए का जो कट ऑफ रह सकता है वो कम से भी कम तो 80 प्लस रहेगा। अनरिजर्व वालों के लिए 80 प्लस कम से कम इसका कट ऑफ रहेगा। तो आप लोग पूरी ढंग से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ढंग से आप लोग पढ़ें, ट्रेड ढंग से पढ़ें, ताकि आप लोग CBT 2 को क्वालिफाई कर लें। क्योंकि CBT 2 का 70% और साइको का 30% मिला के ही फाइनल मेरिट बनता है जो आपको ज्वाइनिंग तक लेके जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो देखेंगे अपन। तो वो है पार्ट ए फॉर मेरिट। एकदम सही बात है कि पार्ट ए जो है वो हमारा मेरिट के लिए है। पार्ट ए ही है जो हमारा क्या बनाएगा, मेरिट बनाएगा। अगला है हमारा पार्ट बी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। पार्ट बी जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। पार्ट बी में अगर आप 35% नंबर, पार्ट बी में आपको मात्र 35% नंबर लाना है, जिससे आप सिर्फ क्या हो जाओ, क्वालिफाई हो जाओ। उसके आगे आपको ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी में बस आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, यानी कि 35% मार्क्स आपको लेके आना है पार्ट बी में। आगे बात करते हैं CBT 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट ए CBT 2 का एग्ज़ाम जो होता है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए 90 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी 60 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए 90 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। क्या क्या आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, पार्ट ए, और पार्ट ए ही है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका मेरिट बनाएगा, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट ए है। पार्ट ए में आता क्या क्या है? तो पार्ट ए में आता है पहला नंबर तो मैथ्स, जो कि आप लोगों का बहुत बढ़िया होगा, तभी CBT 1 आप पे निकल रहा है। रीजनिंग, ये भी आपका बहुत बढ़िया होगा, तभी CBT 1 निकल रहा है। क्योंकि इस बार मैथ और रीजनिंग मिल के ही 62 से 67 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से ही पूछे चले गए। तो जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग बहुत बढ़िया है उनका एग्ज़ाम CBT 1 तो ऐसे ही निकला हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो CBT 1 से आपका CBT 2 का मैथ और रीजनिंग का सेक्शन तो मजबूत होगा ही, यानी ये आपका आएगा 50 मार्क्स का। मैथ और रीजनिंग मिला के 50 नंबर का, यानी कि 25 मैथ और 25 रीजनिंग पूछा जाएगा। अगर आप 50 में
47 48 भी 50, 47 से 50 के बीच में आपको स्कोर करना है अगर आपको सीबीटी 2 में एएलपी में सिलेक्शन चाहिए तो। अब बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। ये 50 मार्क्स का होगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें अगर आप लोग 40 प्लस भी ले आते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि 40 प्लस इसमें और 45 इसमें कम से कम भी तो आपको 45 लाना पड़ेगा। तो 45 और 40 ये हो गया हमारा 85 प्लस मार्क्स। और 85 प्लस मार्क्स अगर आपका आता है तो आप सीबीटी 2 अच्छे से क्वालिफाई करोगे और आप मेरिट तक भी जाओगे। नो डाउट आपका मेरिट भी होगा। फिर आपको साइको में सिर्फ कम भी नंबर रहेंगे तो चलेंगे, इसमें आप मेरिट क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये रहा हमारा पार्ट 1 जो कि 90 मिनट का था, यानी 1.5 घंटे का। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। तो इसलिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीबीटी 2 में। आइए आगे बात करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में अगर बात करते हैं तो पार्ट बी 60 मिनट का यानी 1 घंटे का होता है और इसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट बी जो होता है वो हमारा क्वालिफाइंग राउंड होता है, यानी कि बस आपको इससे क्वालिफाई कर देना है। आप अगर इसमें 35% नंबर ले आ रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जा रहे हैं। अगर मतलब कि लगभग अगर आप 27 प्लस नंबर ला रहे हैं, 27 नंबर प्लस 75 में अगर आप 27 नंबर प्लस लेके आ रहे हो तो आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाई कर जाओगे। थ्री का पार्ट ए भी और पार्ट बी भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आप 27 प्लस नंबर ले आ रहे हो 75 में। लेकिन बात यह है कि इसमें जो ट्रेड, ये जो पूरा सेक्शन है वो ट्रेड का है और ट्रेड का जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो आपको 75 नंबर की तैयारी करनी ही नहीं, आपको तैयारी करनी है मात्र 50 नंबर की। मात्र आपको 50 नंबर की तैयारी करनी है। और 50 नंबर में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहा है और 50 नंबर आपका कंप्लीट होगा, उन सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं बात करने के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हमें कवर करना है। तो आइए देखते हैं। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में टोटल 11 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? टोटल 11 चैप्टर है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में टोटल 11 चैप्टर है और यही 11 चैप्टर से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी 11 चैप्टर से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि अगर एक चैप्टर से 5 नंबर का भी लगभग क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। हम कोई भी एक चैप्टर, बस 11 चैप्टर ही है वो भी छोटा छोटा है, तो हम कहीं पर भी चूक नहीं कर सकते। हमें 50 में हर हालत में आपका स्कोर होना चाहिए और हमारा स्कोर होना चाहिए कि हमें 50 में कम से कम 45 प्लस नंबर इस सीबीटी पार्ट ए में लाना है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में 45, 50 में 45 प्लस हर हालत में लाना है। और ये हार्ड कब बनता है? ये है तो बहुत ईजी, लेकिन ये हार्ड कब बनता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मास वेलोसिटी से पूछा जाता है, फिर डेंसिटी से पूछा जाता है न्यूमेरिकल, हीट टेम्परेचर से पूछा जाता है न्यूमेरिकल। इसलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनता है मैथ की तरह, लेकिन है बहुत ईजी अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक महीने में इसे कंप्लीट कर लेते हो। आइए आगे बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में आगे भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टोटल 11 चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहाँ से आपको पढ़ना है ये भी हम बताएंगे लास्ट में आपको। तो आइए देखते हैं। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सबसे पहला टॉपिक है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट एंड यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट अपने आप में एक यूनिक चैप्टर है। इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, तो ये है हमारा मास वेट एंड डेंसिटी। इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये सारे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में 90% सिलेबस जो है वो हम लोगों ने सीबीटी 1 में पढ़ रखा है। बस इसमें क्या है, उसका थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पे काम करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो पहला है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा है मास वेट एंड डेंसिटी, तीसरा है वर्क पावर एंड एनर्जी, चौथा है स्पीड वेलोसिटी, फिर है हमारा हीट एंड टेम्परेचर, फिर है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, फिर है हमारा लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म। लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म। अब एक चीज़ देखो आप लोग, लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। यहाँ तक तो आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा। यूनिट मेजरमेंट हो गया, मास वेलोसिटी हो गया, हीट टेम्परेचर हो गया, ये सब का नाम आपने पहले पहले भी सुना होगा, पहले पढ़ा भी होगा। ये लीवर एंड सिंपल मशीन जो है,
ये क्या है? तो इसी चीज ये जो है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग चैप्टर लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक तो नहीं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत सारा चीज लोड के बारे में पढ़ना है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में हम चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए कौन कौन से यूज सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपको क्या पहन के क्या काम करना चाहिए, आपको ग्लव्स कब लगाना चाहिए, आपको हैंड वॉश कब करना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ में। फिर हम लोग बात करते हैं आईटी लिटरेसी, जिसमें गेट के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे कम से कम 10 से 15 नंबर क्वेश्चन अकेले इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही पूछा जाता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, इसके अंदर भी 6 टॉपिक है। लाइन के बारे में हमें पढ़ना होता है, पेंसिल के बारे में पढ़ना होता है, फिर स्केल के बारे में पढ़ना होता है, इसमें भी बहुत तरह की चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट एजुकेशन, इसमें वातावरण के अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सारे चैप्टर, ये टोटल 11 चैप्टर आप लोग के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के नींव है। आप अगर ये 11 चैप्टर आप लोगों ने ढंग से कंप्लीट कर लिया तो ये आप लोग समझ लो कि आपके 50 में 45 नंबर हर कहीं नहीं गए। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आप लोग का ये पूरा सिलेबस जो है वो ज़्यादा नहीं, 11 सिलेबस है, 11 चौका 44, यानी कि 40+ घंटे में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी 40 घंटे का मात्र सिलेबस है। और आप इसे ढंग से कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो आप इसे ढंग से पढ़ सकते हैं साइंस मैग्नेट वाले नीरज सर, जो कि बैच लेके आए हैं और वो बहुत ही सस्ते में है। आप आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी डाउट के। और अगर आप बोलोगे तो टेलीग्राम का एक टेलीग्राम भी है, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, जिसपे इसकी फ्री वीडियोस पड़ी हुई है, आप आराम से देख सकते हो। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी देरी के, अगर आपका नंबर जो हमने कटअप बताया उससे प्लस आ रही है तो आप चुपचाप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग या तो बैच खरीद के पढ़ लो, या फिर टेलीग्राम से आप लोग पढ़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक हम अपने टेलीग्राम हम उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पिंड है कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग जाइए जाके चेकआउट कर सकते हो। आगे आइए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टोटल 18 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितने? 18 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमारा अकेले 50 नंबर वैलिड करता है। कि इसी 18, टोटल 36-37 चैप्टर है, जिसमें से 18 चैप्टर ही ऐसे हैं जिससे 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है। तो पूरा सिलेबस पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। हम 18 चैप्टर भी अगर ढंग से कंप्लीट करते हैं तो हम प्री ट्रेड हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ट्रेड में हमें मात्र 27+ मार्क्स लाना है। लाना तो 27 से भी कम है, मतलब एक अप्रोक्स ले सकते हैं आप कि 27 से प्लस आपको मार्क्स लाना है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो चैप्टर हैं रिसेंट ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा 50 नंबर कैरी करेगा, जो हमारे 50 नंबर को लाने में हमारी मदद करेगा। तो पहला चैप्टर है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। आप कह रहे होंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये तो अभी हमने बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में भी देखा। जी, ट्रेड में भी यही चैप्टर पढ़ना है। फिर है हमारा रेसिस्टर, रेसिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है डीसी थ्योरी, डीसी थ्योरी डायरेक्ट करंट के थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फिर है कैपेसिटर एंड इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में भी है। फिर हमारा एसी थ्योरी पढ़ना है। ये सब नाम आप लोगों ने पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये सब हमारे ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ये सब चैप्टर हैं, और इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। फिर है हमारा सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी से भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं। फिर है हमारा सोल्डरिंग, सोल्डरिंग यानी कि जो सोल्डिंग होता है मोबाइल में या फिर और भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है हमारा अर्थिंग के बारे में, जो घर के, आप लोग जान ही रहे होंगे अर्थिंग, ये सब नाम तो आपने सुना ही होगा। फिर हमारा केबल एंड जॉइंट के बारे में पढ़ना है। फिर वायरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये अभी तक हम लोगों ने। फिर है हमारा इलेक्ट्रिक मेजरिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को या फिर और भी इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज़ होता है कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारा ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारा एसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और यही यहाँ आपका टोटल 18 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने कौन कौन से 18 चैप्टर कर बताए आपको? पहला कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
ट्रांसफार्मर, एसी मोटर, जनरेशन, कॉमन टूल। 5 कॉमन टूल हो गया। फिर है हमारा मैग्नेटिज्म, इल्यूमिनेशन, वायरिंग, केबल एंड जॉइंट, अर्थिंग, सोल्डरिंग। फिर हमारा सेल एंड बैटरी, एसी थ्योरी, कैपेसिटर, डीसी थ्योरी, रेसिस्टर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे टोटल 18 चैप्टर थे जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसे भी कंप्लीट कर लिया तो आपका, आप समझ लो कि आपका बेड़ा पार है। आप 75 में 50 मार्क्स इसी 18 चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो ये 18 के 18 चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि इसमें आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना है। इसमें बस इतना आप लोगों को लाना है कि आप ट्रेड क्वालिफाई कर जाओ, यानी कि 75 में आप लोगों को मात्र 27 नंबर से ज़्यादा लाना है। आप 28 भी ले आते हो तो आप क्वालिफाई हो, आप 27 भी लाते हो तो आप क्वालिफाई हो। लेकिन चांस रखिएगा कि कम से कम आप अगर 40 का टारगेट रखो, 50 में अगर आप 40 का टारगेट रखोगे तो 30-35 के लगभग आपका मार्क्स आएगा, क्योंकि ट्रेड अच्छा खासा लेवल आता है और ट्रेड को आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ट्रेड को आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते। अब बात करते हैं कि बेसिक्स, अब बात करते हैं कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे कैसे करें। हम लोगों ने सब चीज़ें दिया कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछा जाता है। फिर पार्ट 1 का सिलेबस क्या है, पार्ट 2 का सिलेबस क्या है, कितने मिनट में होते हैं, इसकी कट ऑफ्स कितनी जा सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से बात कर ली है। अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर रहे हैं, CBT 1 में आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका मैथ और रीजनिंग तो पहले से सही है। आपका मैथ मैथ और रीजनिंग जो है वो पहले से बहुत अच्छा है, तो आपको करना कुछ नहीं है। मैथ टेक्स्ट बुक पे जाके आपको प्रीवियस ईयर सारे सेक्शन वाइज, मैथ के सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर आपको ले लेना है, उठाना है, जिसमें से कि एनटीपीसी के बहुत सारे शिफ्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें हैं। तो एनटीपीसी का आपको दो शिफ्ट दो शिफ्ट एनटीपीसी का और रीजनिंग का भी 2 शिफ्ट आप लोगों को मारना है डेली। 2 शिफ्ट 2 शिफ्ट आपका मैथ का और 2 शिफ्ट एनटीपीसी का, 2 शिफ्ट रीजनिंग का, 2 शिफ्ट मैथ का। अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका मैथ और रीजनिंग यानी 50 नंबर में आपका 45 नंबर आने का स्कोर तो यहीं से आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप लोगों को बस सेट प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चंस को देखना है और कुछ नहीं करना है। नया नया आप पढ़ भी नहीं सकते हो, उतना आपके पास टाइम भी नहीं है। अब हम बात करते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में आपको क्या करना है। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए आपको 2 घंटा क्लास, मतलब 1 घंटा का आपका क्लास होता है। आप 1 घंटा का क्लास कीजिए, प्लस में उसका रिवीजन आप 1 घंटा उस पर दीजिए। फिर उस जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि आज आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप PYQ बुक लीजिए। कोई भी यूथ का हो गया या फिर SK झा सर का हो गया, किसी का भी, आप PYQ बुक लीजिए और उसमें से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर उठाइए और उनके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप 1-2 दिन में कर डालिए। और ये जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है मैक्स टू मैक्स 1 मंथ का सिलेबस है, इससे ज़्यादा का नहीं है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आप लोग मैक्स मैक्स 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आज अगर 23 तारीख है, तो अगर आप मान के चलिए कि हमने 23 तारीख को बेसिक साइंस इंजीनियरिंग शुरू किया, तो आप 23 मार्च को आप समझिए कि 1 मई तक आप लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को अच्छी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। 1 मई। और मैंने एग्ज़ाम डेट कब बताया, मैंने एग्ज़ाम डेट बताया कि एग्ज़ाम डेट जो आपका हो सकता है वो हो सकता है कब से, बोलिए। तो वो हो सकता है आपका मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में। यानी कि आप अगर 1 मई तक अपना सिलेबस ख़त्म भी कर लेते हैं, तब पर भी आप लोगों के पास लगभग 20 से 25 दिन का टाइम, कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम आराम से बचेगा, जिसमें आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस 2 बार 3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ट्रेड पे। आपको ज़्यादा नहीं, 1 घंटा रिवीजन, यानी कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपको 2 घंटा देना है, तो इंजीनियरिंग में कितना देना है, 2 घंटा देना है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में 2 घंटा आपका हो गया। फिर मैथ प्लस रीजनिंग में अगर 2-2 घंटा का आप लोग मार रहे हो तो 2 से 3 घंटा के लगभग मैथ और रीजनिंग एनालिसिस करने के साथ 2 से 3 घंटा में ये आपका कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका टोटल 5 घंटा का टाइम खत्म। अब हमें पढ़ना है ट्रेड। ट्रेड में आपको अपने को ज़्यादा मेहनत करनी है, नंबर कम लाना है लेकिन मेहनत ज़्यादा करना है। ट्रेड में क्या करना है, हमें 2 घंटा क्लास में देना है, यानी कि आपको कम से कम एक दिन में अब 2 क्लास करनी पड़ेंगी, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है।
तो एक दिन में अगर आप 2 क्लास करते हो तो 2 घंटा आपका क्लास में चला गया। फिर आप 1 घंटा फिर आप 1 घंटा उसे रिवीजन कीजिए, और उसी रिवीजन के साथ साथ आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, जिसको आप एग्जाम के टाइम पे 5 दिन पहले बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं। तो 1 घंटा आप उसे रिवीजन करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, यानी दो एक 3 घंटा। 3 घंटा इधर हो गया, और ये 8 घंटा, 8 घंटा का काम आपका टोटल हो गया। यानी कि अगर आप 8 घंटे भी डेली ढंग से सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखिए भाई, अगर आप 8 घंटा का एस्टिमेट लेके बैठिएगा तो ये आपका कम से कम 12 घंटा खाएगा। मतलब कि हम सोचते हैं कि हम 8 घंटा में बहुत कुछ पढ़ लें, आप 8 घंटा में 6 घंटा से ज़्यादा भी नहीं पढ़े होंगे। तो इसलिए अगर आप 12 घंटा बैठे होगे तो ये आपका 8 घंटा का आउटपुट निकलेगा। 8 घंटा का आउटपुट तब जाके निकलेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। आज आपका 23 मार्च हो गया है, और आपके एग्ज़ाम डेट अगर आप कम से कम भी तो लेके चलते हो तो 1 जून, 1 जून आप एग्ज़ाम डेट लेके चलो। ठीक है? तो मार्च खत्म, अप्रैल, मई, बस 2 महीने, यानी कि 60 दिन, कम से कम, ज़्यादा नहीं, 60 दिन आपके पास मात्र बचे हैं, जिसमें से आप 30 दिन के अंदर CBT 1 बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की तैयारी कंप्लीट कर सकते हो 30 दिन के अंदर में। और बचे जो ट्रेड है, ट्रेड आपको कम से कम भी तो 45 दिन में निपटा देना है। और 45 दिन में निपटा देना, या फिर आप लोग बोलो कि सेकंड, या तो आप लोग बोलो कि ALP CBT 1 का रिजल्ट आने से पहले आप लोगों का सिलेबस हर हालत में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों को ALP CBT 2 में सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको ALP में सिलेक्शन चाहिए, ALP बनना है, तो आप लोगों का ट्रेड प्लस बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, ये आप लोगों को CBT 1 के रिजल्ट से पहले कंप्लीट कर लेना हो। CBT 1 के रिजल्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट रहना चाहिए, क्योंकि CBT 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास मात्र 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा CBT 2 के एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप लोग CBT 1 के रिजल्ट से पहले पूरा सिलेबस आप लोग खत्म कर लें, ताकि CBT 1 के रिजल्ट के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। और सिलेक्शन हो या नहीं हो, आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका CBT 2 का तैयारी हो हो चुका होगा तो आपको मालूम है कि फिर से हमारा एक वैकेंसी आ रहा है, 11,127 वैकेंसी आ रही है, जिसमें आप CBT 2 की तैयारी में फिर आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग इस रूल को फॉलो करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। तो आप लोगों से शुक्रिया है इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ये चैनल अभी बहुत छोटा है, 16-17 सब्सक्राइबर ही है मात्र। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपका कोई ऐसा दोस्त है जो ALP में तैयारी कर रहा है, तो आप उसे ये वीडियो शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में ही एक बहुत है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो उल्टा सीधा वीडियो बना रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, कटअप कुछ नहीं, बस आप इसे फॉलो करो, यही आप लोगों के लिए रामबाण रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।